अथा तो भौतिकी जिज्ञासा, आओ फिजिक्स की जिज्ञासा करें। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ में कितनी एनर्जी कैरी करके चलती है। अब हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी क्या होती है। तो इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करनी, उसके लिए आप एक काम कीजिए। आपको क्या करना है, एक एरिया ले लेना है। ठीक है, ये एरिया आप यूनिट एरिया ले लो, मतलब कि 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक एरिया ले लो। और इसके ऊपर आप जो रेज हैं, किसकी, जो सनलाइट आ रही है ना, उसको आप आने दो। तो 1 सेकेंड के अंदर कितनी एनर्जी इस एरिया में आ जाएगी, उसी को कहेंगे कि ये इतनी इतनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जो ये यूनिट एरिया ले रखा है, मतलब कि 1 मीटर बाय 1 मीटर का जो ये एरिया ले रखा है ना, उस एरिया को आप कुछ इस तरीके से रखिए जिससे कि वो एरिया की डायरेक्शन सनलाइट की डायरेक्शन हो, या सनलाइट की डायरेक्शन के साथ 180 डिग्री बनाती हो। मतलब ये है कि ये जो एरिया है ना, ये आने वाली सनलाइट के नॉर्मल हो। तो ऐसी कंडीशन में ये जो मैंने अभी अभी कहा है कि 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी फॉल हुई 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, उस एनर्जी को ही हम कहेंगे कि ये इंटेंसिटी है किसकी, आने वाली सनलाइट की। सनलाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो बच्चों डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन ये बनी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एंड यूनिट एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेटिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सिंबल दे दिया मैंने आई ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन में हमने क्या देखा, सपोज मेरे पास में एक एरिया है और इस एरिया के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो इस एरिया के परपेंडिकुलर आ रही होती है। ठीक है, अब हमको क्या देखना है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस डेफिनेशन के अनुसार कितनी होती है। तो हम कहेंगे कि जितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया और 1 सेकेंड के लिए, मतलब यहां पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, तो एक मीटर स्क्वायर का एरिया और 1 सेकेंड के टाइम में कितनी एनर्जी वो इस पर्टिकुलर एरिया से पास हो जाती है या इस पर्टिकुलर एरिया पर फॉल करती है, उतनी उतनी एनर्जी को हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये मैंने एक एरिया बना दिया है, इस एरिया के परपेंडिकुलर, मतलब कि मैं वहां पर क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि एरिया की डायरेक्शन क्या होती है। तो अगर मैं एरिया की डायरेक्शन ये मानूं तो एरिया की डायरेक्शन से 180 डिग्री का एंगल बनाती हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल हो रही है। अगर मैं डायरेक्शन एरिया की ये मानूं तो एरिया की डायरेक्शन से 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हो रही है, फॉल हो रही है। और या तो मैं ये कह दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एरिया के नॉर्मल परपेंडिकुलर फॉल हो रही है, तो भी बराबर है। ठीक है, ये तीनों बातें ध्यानपूर्वक समझ लेना बच्चों। और अगर अभी भी कुछ क्लियरिटी नहीं हुई है तो वापस रिपीट कर लेना जो ये स्टेटमेंट अभी मैंने 3 दिए हैं। अब एक काम करते हैं, एक सिलेंडर इमेजिन करते हैं। ठीक है, और सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया हम उतना ही रखते हैं जितना हमने ये ए कंसीडर किया हुआ था, मतलब ए जितना क्रॉस सेक्शन एरिया हम सिलेंडर का रखते हैं। अब देखो, अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है, सी होती है। तो अगर सी स्पीड से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और डेल्टा टी टाइम तक चलती रहे तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, वो सी इंटू डेल्टा टी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, तो यहां पर मैंने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटू टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों, यहां पर एनर्जी इन सिलेंडर, ये जो हमारा इमेजिनरी सिलेंडर है इसके अंदर कितनी एनर्जी है, तो हमको पता है कि एनर्जी इन सिलेंडर वो एनर्जी डेंसिटी, मतलब कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
होगी। अरे सीधा सा हिसाब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एनर्जी डेंसिटी होता है वो टोटल एनर्जी बाय वॉल्यूम होता है। तो एनर्जी टोटल कितना, वॉल्यूम इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी डेंसिटी, मतलब कि U इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो और ये क्या लिखा है, वही तो लिखा है। अच्छा, तो ये किसके बराबर है, तो ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि इसका जो वैल्यू है वो 1/2 ε0 E0² के बराबर है इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कितना सिलेंडर का वॉल्यूम बनता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, लेंथ हमको मिल चुकी है C∆T, इतनी लेंथ मिल चुकी है। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाइड बाय ये करना पड़ेगा, तो C∆T मल्टीप्लाइड बाय A करना पड़ेगा। अब बच्चों आते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी कितनी, तो वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। तो एनर्जी कितनी मिली हमको, इतनी एनर्जी मिली, मतलब कि ΔT समय में कितनी एनर्जी इसके ऊपर फॉल हो गई है, या इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितनी एनर्जी पास हो गई है, तो वो तो इतनी एनर्जी पास हो गई है जो अभी हमने फाइंड आउट किया। तो इंटेंसिटी कितनी, तो इंटेंसिटी के लिए पहले एनर्जी का वैल्यू लिख लो, 1/2 ε0 E0² इंटू C∆T समय में इतनी एनर्जी पास हुई है, क्रॉस सेक्शन एरिया A से पास हुई है। अब हमको क्या करना है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम करना है, पर यूनिट एरिया कर लो, पर यूनिट टाइम कर लो। कितना टाइम करोगे, उतना ही टाइम जितने टाइम के लिए एनर्जी फॉल कंटिन्यूसली हुई है। वाह सर, खुशी का समाचार मिल गया, कोई कट रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। इज इक्वल टू 1/2 ε0 C क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटू E0²। ये मुझे मिली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अगर मैं एवरेज वैल्यू, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एवरेज वैल्यू, ये तो देखो मैक्सिमम वैल्यू तो E0 मिला है। मैं अगर एवरेज वैल्यू की बात करूं तो एवरेज जो RMS है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो उस कंडीशन में हमको ये पता है पहले से कि E0/√2 वो ERMS होता है। E0 का वैल्यू √2 ERMS होता है। तो हम E0 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमको कैसे मिलेगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू, अरे ये मैंने ऐसे लिख दिया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू 1/2 ε0 C। E0 का स्क्वायर करना है ना, तो इसका स्क्वायर कर दो, और √2 का स्क्वायर क्या होगा भैया, 2 होगा। ERMS का स्क्वायर 2 से 2 कट गया, तो हमें क्या मिला, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू ε0 C इंटू ERMS का स्क्वायर। तो आपको ये रिलेशन और ये रिलेशन याद कर लेना है बालकों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास में इंटेंसिटी कितनी होती है, इसको समझने के बाद में हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनके पास में मोमेंटम कितना होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना प्रेशर अप्लाई कर पाती हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या फोर्स अप्लाई कर पाएंगी। अभी तक तो हमने ये देखा कि अगर मान लो हमारे पास में कोई एक ऐसी बॉडी है, मतलब ऐसा एलिमेंट है जिसके पास में मास है, तो वो अपना मास लेकर के जब चल रहा होता है तो वो कहीं पर जा कर के किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर देता है। मतलब उसके पास खुद के पास कुछ मोमेंटम होता है, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यही तो अभी तक हमने पढ़ा। तो एक तरफ मतलब मन में हमारे शंका ये होती है कि एक तरफ हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और दूसरी तरफ बात करते हैं कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर मोमेंटम है। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर मोमेंटम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर मोमेंटम में अगर चेंज हो तो वो फोर्स अप्लाई कर सकती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
प्रेशर भी अप्लाई करती है, फोर्स अप्लाई करेगी, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर ही तो होता है। तो देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। मोमेंटम एंड प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो बच्चों, अगर मान लो हमारे पास में कोई पार्टिकल है, उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार बढ़ती गई और यहाँ पर आकर के पार्टिकल की वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जो मोमेंटम है ना, सॉरी, जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो 1/2 mv² है। ऐसे ही तो कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो यहाँ पर ये 1/2 से क्या मतलब है, ऐसा ये मतलब है कि हम जो ये 1/2 लिख रहे हैं ना, ये हम एवरेज के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, तो इनका एवरेज है ना 1/2 mv² हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी तो mv² है। अब अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूं, m इंटू वी, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? हाँ जी, मैं ऐसा कर सकता हूं। अब ये mv क्या है? mv तो मोमेंटम होता है, मोमेंटम इंटू वेलोसिटी। अब एक काम करते हैं कि यहां पर हमको मिला एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम इंटू वेलोसिटी। तो अब मैं इस वेलोसिटी को ये जो इक्वलिटी साइन है उसके इस तरफ लेके आता हूं, तो v यहां पर नीचे आ जाएगा। एनर्जी बाय v इज इक्वल टू एनर्जी बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए देखो बच्चों, यहां पर मास होने की आवश्यकता नहीं है, मोमेंटम होने के लिए एनर्जी होने की आवश्यकता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा एलिमेंट जिसके पास में एनर्जी हो और जिसके पास में वेलोसिटी भी हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो अपने साथ एनर्जी कंटेन करके चलती है और उसके पास में स्पीड भी होती है c। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास में मोमेंटम होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास में जो मोमेंटम होता है, वो मोमेंटम कितना होता है? तो वो मोमेंटम होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी है वो लिख लो, तो एनर्जी तो u है और डिवाइडेड बाय v, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी होती है? वेलोसिटी c होती है, किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि मोमेंटम का मतलब ये नहीं है कि जहां पर मास होगा और वो मास पर्टिकुलर वेलोसिटी से चलेगा तो mv ऐसा करके हम मोमेंटम बनाएंगे। नहीं, मोमेंटम जो है ना, वो एनर्जी, कोई पार्टिकल हो, कोई भी एलिमेंट हो, जैसे पार्टिकल हो या रेडिएशन, अगर उसके पास में एनर्जी है और एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड अगर हम कर दें तो क्या मिल जाएगा? मोमेंटम मिल जाएगा हमको उस एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो हमको ये डेफिनेशन यहां पर ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि फोर्स। आपको पता है फोर्स कितना होता है? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है। मतलब यहां पर मोमेंटम कितना है? p। कहां से चेंज हुआ? 0 से, मतलब कि फाइनल मोमेंटम p है, इनिशियल मोमेंटम 0 है। मतलब ये हुआ कि आपके पास में एक पर्टिकुलर एरिया है और इस एरिया पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल हो गई, गिरी आकर के, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पर्टिकुलर एरिया के द्वारा या इस एलिमेंट के द्वारा या इस प्लेट के द्वारा, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास में मोमेंटम था p, लेकिन जब एब्जॉर्ब हो गई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इस पार्टिकल के अंदर, तो अब इसका मोमेंटम हो गया 0। तो मोमेंटम में कितना चेंज आया? मोमेंटम में चेंज आया p-0, इतना चेंज आ गया मोमेंटम में अपॉन dt। कितने समय में? dt समय में ये चेंज आया। तो हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम बाय dt। तो इतना फोर्स अप्लाई कर पा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस प्लेट के ऊपर। जब हम हाईली सेंसिटिव डिवाइस अगर हम लगा दें ना, तो हमको वो हाईली सेंसिटिव डिवाइस ये बताती है कि सच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब कि जो सूरज की जो धूप होती है ना, वो सच में प्रेशर अप्लाई करती है, वो फोर्स अप्लाई करती है, उसके पास में मोमेंटम होता है। अच्छा, अब ये मोमेंटम किसके बराबर होता है? तो ये मोमेंटम हम देख चुके हैं, एनर्जी पर वेलोसिटी के बराबर होता है। तो यहां पर p का वैल्यू लिख दो, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू, p का वैल्यू कितना होता है? u अपॉन c। अच्छा, 1/dt है ना, 1/dt, ये लिख लो। तो फोर्स का वैल्यू हमको इतना मिल गया।
अब बात आती है प्रेशर की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना प्रेशर अप्लाई कर पाएगी इस बॉडी के ऊपर अगर फॉल होगी तो हम कहेंगे कि जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स अभी अभी हम निकाल चुके हैं, वो होता है U अपॉन सी इंटू 1/dt डिवाइडेड बाय एरिया। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं U/c 1/dt इंटू 1/a, ऐसे। ठीक है। अब देखो बच्चों, याद करो कि इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती थी। तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन, किसकी इंटेंसिटी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी। उसकी डेफिनेशन ये होती थी कि कितनी एनर्जी फॉल हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में। और बस एक कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस तरीके से फॉल होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलने की जो डायरेक्शन है वो इस एरिया के परपेंडिकुलर हो, मतलब एरिया के नॉर्मल हो, है ना। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एरिया के नॉर्मली फॉल होनी चाहिए, ये कंडीशन थी। तो अब यहां पर देखो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यहां पर देखो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये देख लो। तो ये क्या है? इंटेंसिटी के बराबर है ना। तो U अपॉन डी टी और पर यूनिट एरिया, U बाय एरिया इंटू टाइम, टाइम ये रहा, एरिया नीचे ये रहा, U ऊपर ये रहा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम इंटेंसिटी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय C। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेशर का हमको ये फॉर्मूला मिला, प्रेशर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हमको प्रेशर का फॉर्मूला मिला। ये कौन सी कंडीशन में फॉर्मूला मिल रहा है? ये उस कंडीशन में फॉर्मूला मिल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो इस प्लेट पर, इस ऑब्जेक्ट पर आती है, फॉल करती है और एब्जॉर्ब हो जाती है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। इस कंडीशन में मतलब कि पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास में मोमेंटम होता है और उसके बाद में मोमेंटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जीरो हो जाता है जब वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस कंडीशन में ये हमने फॉर्मूला बनाया है, इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली। लेकिन बच्चों, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंप्लीटली एब्जॉर्ब ना हुई होती तो मतलब ये हुआ कि आप इसको एक मिरर समझ लो, है ना। और ये एक मिरर है और इस मिरर के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल करती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो फॉल करेगी ना, वो तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मोमेंटम है वो p है और यहाँ पर जो मोमेंटम है वो -p हो जाएगा। तो यहाँ पर मोमेंटम का कितना अंतर आ जाएगा? 2p। तो जहाँ पर हमने ये जो p लिखा है ना डिफरेंस में, ये डिफरेंस में p लिखने के बदले डिफरेंस में हम 2p का डिफरेंस ले लेते, 2p मोमेंटम का। तो 2p मोमेंटम का डिफरेंस लेते और यही डेरिवेशन करते, तो हमको यहाँ पर 2 लिखते और हमारा जो फॉर्मूला है वो बनता प्रेशर इज इक्वल टू 2 इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपॉन C। ये कौन सी कंडीशन है? इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्ट्स कंप्लीटली, ठीक है। और आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। और साथ ही जो ये फोर्स हमें निकलता ना, ये फोर्स हम निकालते कि कितना फोर्स अप्लाई किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने जब वो रिफ्लेक्ट कंप्लीटली होती है, तो वो फोर्स हम लिखते हैं P के बदले। देखो डिफरेंस यहाँ पर P का है ना, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस P का आया था वो तो एब्जॉर्ब्ड, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस कंडीशन में आया था। लेकिन ये कंडीशन हम लोग रिफ्लेक्शन की कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्ट की कंडीशन में जो मोमेंटम में चेंज है ना, वो तो 2p के बराबर है, तो हमको p के बदले 2p लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर p माइनस पी जीरो नहीं, हम कैसे लिखते हैं? p माइनस पी अपॉन डी टी। मतलब ये कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, तो p प्लस पी कितना हो गया? 2p बाई डी टी इतना हो गया। तो हम लोग फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं कि कितना फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने अप्लाई किया है, तो वो 2p बाय डी टी अप्लाई किया है। किस कंडीशन में? इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्ट्स कंप्लीटली, इस कंडीशन में। तो बच्चों, हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास में मोमेंटम है, ये पॉसिबल है। तो चाहे एलिमेंट कोई रेडिएशन हो, चाहे वो एलिमेंट ऐसा एलिमेंट हो कि जिसके पास मास हो, दोनों ही अपने साथ मोमेंटम रख सकते हैं।
तो यहाँ पर मोमेंटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में के मोमेंटम में अगर चेंज होता है तो फोर्स एप्लीकेशन यहाँ पर पॉसिबल है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो किसी एलिमेंट के सरफेस के ऊपर, कोई ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकती है, प्रेशर अप्लाई कर सकती है। बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए नोट्स मैन्युफैक्चर किए हैं, बनाए हैं। जो बच्चे ऑलरेडी जुड़े हैं वे मेरे इन नोट्स को ओपन करके मेरे वीडियो लेक्चर सुनते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए सूचना कि आप इन नोट्स को मंगवा सकते हैं। आपको फ़ोन कॉल नहीं करना है, आपको केवल और केवल मैसेज करना है। तो बच्चों, आज की फिजिक्स की पंचायत हम यहाँ पर समाप्त करते हैं।